तो जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है। द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, द टर्म दिस टर्म of biodiversity hotspot was given by Norman Myers, ठीक है, in 1988। तो हॉटस्पॉट होता क्या है? तो ऐसा रीजन जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेमिज्म हो। एंडेमिज्म, तो अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन होगी अ बायोजियोग्राफिक रीजन region with exceptional level of endemism and serious level of habitat loss। अब इसमें दो वर्ड यूज किए हमने, एक एंडेमिज्म और एक हैबिटेट लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ हों। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स हों जो उस रीजन में एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है सिर्फ उसी रीजन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो कंडीशंस हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए किसी जगह का, कि कोई जगह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगी या नहीं होगी, उसके लिए सर्टेन कंडीशन है। पहली कंडीशन है वहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ स्पीशीज होनी चाहिए विच आर एंडेमिक टू दैट रीजन। एंडेमिक यानी कि दे आर फाउंड इन ओनली दैट रीजन एंड नोवेयर एल्स, एंड इट हैज सफर्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हैबिटेट लॉस। बहुत अमाउंट ऑफ हैबिटेट लॉस हुआ यहाँ की, यानी कि वहाँ की जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हुई है, नेचुरल या मैन मेड, दोनों में से किसी भी रीजन की वजह से। तो वो हो गया हैबिटेट लॉस। तो किसी भी रीजन के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला एंडेमिज्म और दूसरा हैबिटेट लॉस। टेक्निकली एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? तो टू क्राइटेरिया, देयर आर टू क्राइटेरियाज टू क्लासिफाई या टू आइडेंटिफाई बेसिकली अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो कोई एक जगह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगी या नहीं, उसके लिए दो क्राइटेरिया हैं। दो क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं हालांकि, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा अभी। क्या दो क्राइटेरिया बताए मैंने आपको? एंडेमिज्म और हैबिटेट लॉस। तो यही दो क्राइटेरिया आप थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले, इट मस्ट सपोर्ट एरिया, जो एरिया जिसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल रहे हैं, एरिया मस्ट सपोर्ट at least 1500 vascular plants। वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, तो कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए उसके अंदर एज एंडेमिक। और ऐसे ऐसे नहीं कोई भी वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए, एंडेमिक यानी कि ऐसे वैस्कुलर प्लांट जो वहीं मिलते हैं और किसी रीजन में नहीं मिलते। तो एक एरिया जिसके अंदर कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट हैं जो एंडेमिक हैं उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में मिलते हैं, उन उसको हम बोलेंगे वो है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए, जिसके अंदर एरिया की, उस एरिया के अंदर एरिया मस्ट इंक्लूड 30% और लेस of its original vegetation।
तो जितनी उसके अंदर एक्चुअल वेजिटेशन थी उस एरिया में से एरिया में उसकी सिर्फ 30% या उससे भी कम बची हो, ठीक है। 70% से ज़्यादा बेसिकली अगर वेजिटेशन का लॉस हो चुका है, नेचुरल वेजिटेशन का, ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन का अगर लॉस हो चुका है उस एरिया में 70% से ज़्यादा, यानी 30% से कम बची है, 30% या उससे कम बची है, यानी 70% का लॉस हो चुका है, तो वो एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस पे ये हम कह सकते हैं कि ये एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद currently there are 36 biodiversity hotspots in the entire world. In the world, पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं अभी वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में तकरीबन 4 हैं, ठीक है। अब ये 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसमें से थोड़ा सा बता देते हैं इनके बारे में। ये 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है अर्थ का 2.4% ऑफ अर्थ्स सरफेस एरिया, पूरी अर्थ का सिर्फ 2.4% सरफेस एरिया है, लेकिन दे इंक्लूड 43% ऑफ बर्ड्स, mammals, reptiles and amphibian species। अर्थ का सिर्फ 2.4% एरिया है, लेकिन 43% बर्ड, मैमल और रेप्टाइल और एम्फीबियन की पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट्स हैं, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो इंडिया में 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं, इनके नाम याद रखने होंगे आपको, ठीक है। पहला है हिमालयास, हिमालयाज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो इसके अंदर इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन आएगा, ठीक है, एंड दैट फॉलोइंग इन पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चाइना, म्यांमार, इन सब के अंदर इंटायर हिमालयन रीजन इंक्लूड्स एंटायर हिमालय, पूरा हिमालय, यानी कि सिर्फ इंडिया वाला नहीं, पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, भूटान में पड़ता है, चाइना में, म्यांमार में, वो सारा पूरा हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड, इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा, ये सेकंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसके अंदर आ जाएगा, एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। एक्सेप्ट कौन से रीजन नहीं आते हैं, असम एंड अंडमान, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सुंदरलैंड्स, सुंदरलैंड्स। तो सुंदरलैंड्स के अंदर निकोबार, अंडमान के साथ में निकोबार आइलैंड्स हैं, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और इसके साथ साथ में अलग से इंडोनेशिया इसके अंदर आ जाएगा पूरा, ठीक है, मलेशिया इसके अंदर आ जाएगा, सिंगापुर, मेरे उसमें लॉकर में, सिंगापुर, ब्रुनाई, फिलीपींस, एक,
ब्रुनाई और फिलीपींस। जो मेरी ड्रॉर है ना जिसमें खराब वो पड़ा हुआ था उसके नीचे सबसे नीचे वाले सेक्शन में। ठीक है, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडिया के अंदर जो आते हैं उनमें से, एंड श्रीलंका। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो पूरा का पूरा इंडियन वेस्टर्न घाट्स इसके अंदर आ जाता है और श्रीलंका आ जाता है, तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत। ठीक है, तो ये थे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो इंडिया में है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या होती है। वो रीजन जहाँ पे एंडेमिज्म हो, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म हो और सीरियस लेवल ऑफ हाइब्रिड लॉस हो, यानी कि कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट एंडेमिक होने चाहिए उस रीजन के लिए हॉटस्पॉट बनने के लिए। दूसरा 30% या से ज्यादा 30% या उससे कम ओरिजिनल वेजिटेशन बचनी चाहिए, यानी 70% और मोर लॉस हो जाना चाहिए वेजिटेशन का, तब वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो पढ़ेंगे हम IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट क्या है? तो IUCN रेड लिस्ट बेसिकली, IUCN की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअली एक्रोनिम को थोड़ा छोटा करने के लिए एक और एन नहीं लगाया, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये है IUCN। और IUCN की रेड लिस्ट क्या है? रेड डेटा लिस्ट भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इसको कई बार रेड डेटा लिस्ट भी बोला जाता है, कई बार सिर्फ रेड लिस्ट भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ों की लिस्ट है, ऐसी जगहों की लिस्ट है जिन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत है हैबिटेट लॉस के लिए, जहाँ पे एक डेंजर्ड हैबिटेट लॉस हो रहा है या एनिमल डिस्ट्रॉय हो रहा है या वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रही है और इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रेड डेटा लिस्ट बेसिकली क्या करती है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन on the status of status trends and threats of the species। तो वेरियस स्पीशीज को क्या क्या ट्रेंड्स हैं, यानी कि किस तरह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, क्या स्टेटस है उनका, करंटली उनकी पॉपुलेशन कितनी है और उनको क्या थ्रेट्स हैं। ठीक है, 3 चीज़ें, उनका करंट स्टेटस क्या है यानी कितनी उनकी पॉपुलेशन है, ट्रेंड्स यानी कि वो घट रही है या बढ़ रही है पिछले टाइम के कंपैरिजन में, और अगर घट रही है तो क्या थ्रेट्स हैं, और अगर नहीं भी घट रही है तो आने वाले टाइम में किसी चीज़ की वजह से क्या घट सकती है या कोई थ्रेट्स हैं, कोई भी चीज़ आसपास का कोई हैबिटेट लॉस हो रहा है जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो वो सब आइडेंटिफाई करती है IUCN रेड लिस्ट, उसके बेसिस पे एक लिस्ट प्रिपेयर करती है स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, और क्यों? थ्रेट्स ऑफ द स्पीशीज इन ऑर्डर टू, क्यों करते हैं ये? इन ऑर्डर टू प्लान कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, ताकि स्पीशीज कंजर्वेशन की हम स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकें, हम ये डिसाइड कर सकें कि कब कौन सी स्पीशीज को कंजर्व करने की जरूरत है और क्या कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो IUCN जो है उसने कॉन्टिन्यूसली मेंटेन किया है, IUCN क्लासिफाई करता है स्पीशीज को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इन IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN की रेड लिस्ट में स्पीशीज को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेंजर दे हैव। ठीक है, किस लेवल का डेंजर है स्पीशीज को, यानी कि उसे कंजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है और किस लेवल के कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उसके
उसको अंडरस्टैंड करने के लिए IUCN ने मल्टीपल वो बनाई है, क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? एक्सटिंक्ट का मतलब है स्पीशीज जिसके इंडिविजुअल खत्म हो चुके हैं। अब अगर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी उन्हें ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्पीशीज 10 स्पीशीज for which no individual is found in the geographical locations which were अर्चना where it was used to be found। तो इंडिविजुअल्स अब नहीं मिलते हैं उस स्पीशीज के, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या होता है? स्पीशीज which only survive in protection या कल्टिवेशन, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में अपने सरवाइव नहीं करते, सिर्फ कैप्टिविटी में सरवाइव करते हैं। और कैप्टिविटी कैप्टिविटी, ठीक है। ठीक है, कैप्टिविटी में सरवाइव करते हैं। आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, तो अपने नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो चुके हैं, लेकिन कैप्टिविटी में या कल्टिवेशन में या प्रोटेक्शन में सरवाइव करना है, वो है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तीसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? तो ऐसी कैटेगरी स्पीशीज की जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग एट अ रैपिड रेट, बहुत रैपिड रेट पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो इसलिए दे आर therefore they are facing the risk of extinction, ठीक है। they are facing the risk of extinction। तो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फोर्थ कैटेगरी जो आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद वो है एंडेंजर्ड। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज है those species that are facing the risk of extinction due to habitat loss। बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो चुका है उनका, ठीक है। पोचिंग,
हैबिटेट लॉस। पोचिंग यानी पोचिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उन्हें हंट किया जाता है बेसिकली स्पीशीज, उनकी स्किन के लिए, उनकी बोन्स के लिए, उनकी मीट के लिए। मीट के लिए जनरली नहीं, मीट के लिए तो कल्टीवेशन किया जाता है, लेकिन जैसे एलिफेंट्स को हंट किया जाता है उनके टस्क के लिए, टाइगर्स को स्किन के लिए हंट किया जाता है, हिपोपोटामस को या फिर जो राइनोज होते हैं उनको हॉर्न्स के लिए किया जाता है या स्किन के लिए किया जाता है। तो ये पोचिंग है, ठीक है, पोचिंग एटसेट्रा। तो इन वजह से उनकी हैबिटेट लॉस हो रहा है या फिर पोचिंग की वजह से उनकी स्पीशीज कम हो रही है, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं एंडेंजर्ड, ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर इनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। अगर ये थ्रेट कंटिन्यू रहे यानी हैबिटेट लॉस होता रहा और पोचिंग होती रही, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ डेंजर के अंदर है, खत्म नहीं हुई है। फिफ्थ स्पीशीज होती है वल्नरेबल। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है वल्नरेबल स्पीशीज। तो वल्नरेबल का मतलब क्या है, तो जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है ड्यू टू ऑनगोइंग थ्रेट्स लाइक हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है, ये एंडेंजर्ड बन सकती हैं, यानी एंडेंजर्ड से थोड़े कम खतरे में है। तो पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा, एंड मे, ये या फिर दे मे बिकम एंडेंजर्ड इन फ्यूचर। तो एंडेंजर्ड अभी है नहीं है, एंडेंजर्ड इनसे एक ऊपर की कैटेगरी है, ये फ्यूचर में एंडेंजर्ड स्पीशीज बन सकती हैं। और इसके बाद इससे लोअर कैटेगरी होती है सिक्स, नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड स्पीशीज, तो नियर थ्रेटेंड स्पीशीज क्या है, तो दे डू नॉट क्वालिफाई एज एंडेंजर्ड or vulnerable at present, however they soon qualify in threatened category in future, ठीक है। तो which do not qualify as endangered or vulnerable but may soon qualify as threatened, यानी इन्हें खतरा है सेम रीजंस की वजह से, जिस वजह से वल्नरेबल या एंडेंजर्ड स्पीशीज को खतरा होता है, तो दे आर थ्रेटेड, नियर थ्रेटेड, ठीक है। और सिक्स्थ कैटेगरी जो है, सॉरी सेवेंथ कैटेगरी जो है वो है लीस्ट कंसर्न। तो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज वो हैं जिनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काफ़ी हैं और उनको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। स्पीशीज विद abundant populations and have no near threats, no apparent threats, कोई दिखने में कोई ऐसी चीज नहीं है जिनसे उन्हें खतरा है अभी, तो वो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज होती है। तो ये है IUCN रेड लिस्ट की 7 कैटेगरीज, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, 7 कैटेगरीज में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुकी हैं कम्प्लीटली, बची नहीं है बिल्कुल भी वाइल्ड के अंदर अपनी ओरिजिनल हैबिटेट में। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी वाइल्ड में नहीं बची हैं, लेकिन जू में, कैप्टिविटी में या कल्टिवेशन में, जैसे प्लांट्स हैं कई सारे वाइल्ड में नहीं बचे हैं, लेकिन उन्हें जूलॉजिकल उसमें
फील्ड्स में कल्टिवेट किया जा रहा है या लेबोरेटरीज में कल्टिवेट किया जा रहा है, अभी है। एनिमल्स हैं बहुत सारे जो वाइल्ड में ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जू में, चिड़ियाघर के अंदर, जू के अंदर उन्हें रखा जा रहा है, या नेशनल पार्क्स के अंदर कैप्टिविटी में रखा जा रहा है, वो हो गए एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब हो गया ऐसी पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं और एक्सटिंक्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी फ्यूचर में, अगर कंटिन्यू रहा यही चीज़, ठीक है। रैपिड रेट पे डिक्लाइन हो रही है, बहुत ज़्यादा रैपिड रेट। एंडेंजर्ड वो है जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पे है और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और फिर एक्सटिंक्ट इवेंचुअली हो जाएंगे अगर रेट कंटिन्यू रहा तो। फिर हैं वल्नरेबल, जो एंडेंजर्ड अभी कैटेगरी में नहीं आएंगे लेकिन एंडेंजर्ड बन सकती हैं सेम रीजंस की वजह से। नियर थ्रेटेंड, जो एंडेंजर्ड वल्नरेबल नहीं है लेकिन उनका पॉपुलेशन भी थ्रेटेंड के पास आ सकता है अगर वो डिक्लाइन हुई तो। और लीस्ट कंसर्न, जो जिनकी पॉपुलेशन अबंडेंट है और जिन्हें कोई अपेरेंट खतरा नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं? मेनली दो मेथड्स हैं कंजर्वेशन के जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है बेसिकली? तो इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, यानी कि जहां पर वो एनिमल हैं, यानी जहां वो जिस जंगल में रहते हैं, जिस फील्ड में है या पानी में है, जहां पे भी जहां पे है वहीं पे उनको कंजर्व किया जाए, उसी जगह को चेंज होने से बचाया जाए, रोका जाए, ताकि वो वहीं पे सेफ रह सकें। लेकिन अगर वो जगह इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि उसे फर्दर बचाया नहीं जा सकता, यानी कि उसको कंजर्व करना पॉसिबल नहीं बचा है अब, और तो उन एनिमल्स को मूव करके किसी जू में या किसी सेफ लोकेशन पे ले आया जाता है। तो अवे फ्रॉम साइट हो गया एक्स सीट, यानी कि ओरिजिनल साइट जो है जहाँ पे वो थे, वहाँ से मूव करके किसी सेफ लोकेशन पे हम ले जाते हैं और वहाँ उनको कंजर्व यानी उनको बचाने की कोशिश करते हैं उनकी पॉपुलेशन। तो ये हो गया एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? एक्चुअली में नॉर्मल जंगल्स ही होते हैं जिनको डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट की ये रीजन जो है, इसके अंदर अब कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं हो सकती, इंसान जाके रह नहीं सकते, या कोई भी एक्टिविटी, किसी तरह के पेड़ नहीं काट सकते, रह नहीं सकते, कोई भी इसकी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते, या लिमिटेड तरीके से यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट कर दी है। तो नेशनल पार्क वो हो गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंडिया में नेशनल पार्क हैं, हम उनके एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी इसी तरह का एक रीजन, इनके बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे हम अभी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, तो बेसिकली ये तीनों एक ही तरह की चीज़ें, लेकिन नेशनल पार्क बहुत छोटा रीजन है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उससे थोड़ा बड़ा रीजन है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा रीजन है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आती है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर नेशनल पार्क आते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली वही रीजन है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद एक्स सी टू कंजर्वेशन के क्या एग्जांपल हैं? जू, जू के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। जीन बैंक, तो कई बार ये है कि कई जीन्स लॉस हो रहे हैं, तो जीन्स को जीन बैंक के अंदर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और सीड बैंक, प्लांट्स के लिए सीड बैंक यूज किए जाते हैं। अगर कोई प्लांट हमें लगता है इसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो उसके सीड्स को हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर खत्म हुआ पॉपुलेशन तो उसको दोबारा से ग्रो किया जा सके सेफ हैबिटेट के अंदर। तो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नेशनल पार्क्स क्या है? सबसे पहले नेशनल पार्क्स को धीरे धीरे करके हम एक एक चीज को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो व्हाट आर नेशनल पार्क्स? सबसे पहले इस रीजन को ध्यान से, नेशनल पार्क्स,
ठीक है, नेशनल पार्क्स का एग्जांपल हो गया प्रोटेक्टेड एरियाज इन विच कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो एरियाज इन विच complete legal protection is provided to the ecosystem। ठीक है, is provided to the ecosystem। उसके बाद तो नेशनल पार्क के अंदर ना बेसिकली इसके अंदर यूज की जाती है कोर बफर स्ट्रेटजी। कोर बफर स्ट्रेटजी। तो आप किसी भी नेशनल पार्क जाओगे तो आपको ऐसे बोला जाएगा कि आपको बफर एरिया में जाना अलाउड है, कोर एरिया में जाना अलाउड नहीं। तो कोर बफर स्ट्रेटजी क्या है? एक नेशनल पार्क में एक रीजन होता है, ये रीजन है, ये रीजन मान लो है कोर, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, जो वो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं सिर्फ वो जाएंगे, पब्लिक नहीं जा सकती। उसके बाहर एक सराउंडिंग एरिया होता है जिसको आप बोलते हैं बफर। ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन मूवमेंट अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? हंटिंग के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, टूरिज्म के लिए अलाउड है। तो कोर है और उसके बाहर बफर रीजन है। ठीक है, सेंट्रल रीजन होता है नेशनल पार्क का जहाँ पे मूवमेंट अलाउड नहीं होती, विच इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पे देयर आर नो ह्यूमन एक्टिविटीज इन दिस रीजन। ठीक है, बफर जोन के अंदर हम जा सकते हैं घूमने। एग्जाम्पल इसके हमारे देश में एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स के जिम कॉर्बेट, सबने आपने नाम सुना ही होगा जिम कॉर्बेट का। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके अलावा राजा जी एक नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के अंदर है दोनों ही। ठीक है, ये दोनों ही उत्तराखंड में है। उसके अलावा बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई इतना, दो एग्जाम्पल फिलहाल के लिए काफ़ी हैं। आपको अगर और जानने हैं तो आप पूरे नेशनल पार्क्स की इंडिया में लिस्ट निकाल सकते हो। उससे अगली कैटेगरी जो है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये क्या होता है? तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया विच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंजर्व पर्टिकुलर स्पीशीज विच मे बी ऑफ लोकल और नेशनल सिग्निफिकेंस। तो इट इज यूज्ड टू कंजर्व अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्रिएटेड a protected area created by government to conserve a particular species। जैसे टाइगर को कंजर्व करने के लिए इंडिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बना रखी हैं। पर्टिकुलर स्पीशीज, जैसे टाइगर स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए हमने ये राजस्थान में जो है, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द नेशनल पार्क राइट नाउ, वहाँ एक नेशनल पार्क वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना रखी है। ठीक है, तो इसमें भी कोर बफर वाला जी रीजन होता है, इसके अंदर भी एक कोर रीजन होता है अंदर, और इसमें भी एक बफर रीजन होता है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में भी, जिसके अंदर लोगों की मूवमेंट अलाउड होती है, ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड होता है, कोर रीजन में नहीं होता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंडिया में, उड़ीसा के अंदर है चिल्का बर्ड सैंक्चुरी। उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स।
बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व का ना बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, तो दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया that includes humans in conservation efforts. तो conservation efforts के अंदर हम humans को include करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आइडिया जो था ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके अंडर आता है। दिस आइडिया वाज इंक्लूडेड इन दिस मैन एंड बायोस्फीयर, MAB बोलते हैं शॉर्ट में, बाय यूनेस्को। यूनेस्को का प्रोग्राम है और उन्होंने प्रोग्राम शॉर्ट किया था मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। इनका काम भी यही है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना एक एरिया की, ठीक है, और उसके उसी बायोडाइवर्सिटी से लाइवलीहुड प्रोवाइड करना लोकल कम्युनिटी को। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके उसमें थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी हो रहा है, फायरवुड मिल रही है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें जिससे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म सब कुछ सपोर्ट हो सके, ठीक है। तो it conserves biodiversity while providing livelihood using this biodiversity। तो इसी बायोडाइवर्सिटी को यूज करते हुए लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वुड भी हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, अलग डिफरेंट टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर टूरिज्म। तो किसी गांव के अंदर अगर एक फॉरेस्ट कंजर्व करें और उसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं तो उन गांव के लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा। दे विल बी एबल टू सेल सम स्टफ एंड प्रोवाइड स्पेसेस फॉर देम टू लिव, दे कैन मेक देयर लाइवलीहुड यूजिंग फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। इफ दैट फॉरेस्ट विल बी कंजर्व्ड, अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो टूरिस्ट खुद नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं इंडिया में, उत्तराखंड में, साउथ इंडिया के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये साउथ इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो ये थी 3 कैटेगरीज इन सीटू कंजर्वेशन के, मतलब ये 3 स्ट्रेटजीज इन सीटू कंजर्वेशन के, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन जो था, जू, जीन बैंक और सीड बैंक को आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग सम टर्म्स used for species. So there are certain terms that are used for some species and what does those terms mean, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो पहला टर्म इसके अंदर अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होती है? तो कई बार क्या होता है कि एक स्पीशीज को यूज किया जाता है
दूसरी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीशीज दोज इंक्लूड दो स्पीशीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम, ठीक है। टाइगर जैसे कि अम्ब्रेला स्पीशीज है, अब टाइगर को कंजर्व करने के लिए हम पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ टाइगर थोड़ी कंजर्व हो रहा है, उस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली बहुत सारी स्पीशीज कंजर्व हो रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्पीशीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, species which are very important, ठीक है, for maintenance of ecosystem। तो हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर टाइगर को हम प्रिजर्व करेंगे जो कि टॉप प्रेडेटर है, तो सारी स्पीशीज जो है वो मेंटेन रहेंगी अपने आप, पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। तो एग्जांपल जो है इसका टाइगर लिख सकते हैं आप। टाइगर को अगर आप कंजर्व कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि टॉप प्रेडेटर है, वो खाता है सबसे ऊपर वाली चीज को, वो खाएगा। अगर डियर्स को, तो डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो ग्रास और प्लांट्स जो है वो हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो अम्ब्रेला स्पीशीज होती है। दूसरी स्पीशीज जो टाइप है वो कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं? कीस्टोन स्पीशीज है वैल्यूएबल स्पीशीज फॉर एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम के लिए मोस्ट वैल्यूएबल स्पीशीज कौन सी है, ठीक है। यानी कि एक स्पीशीज अगर वो हट गई तो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। यानी रिमूवल ऑफ दिस स्पीशीज will cause the ecosystem to collapse, cause the ecosystem to collapse। पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अगर एक स्पीशीज ये रिमूव हो गई, तो उसे बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। एग्जांपल इसका एलिफेंट्स। किसी इकोसिस्टम में अगर एलिफेंट्स हैं तो वो कीस्टोन स्पीशीज का काम करते हैं, क्योंकि अगर एलिफेंट्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो वो इकोसिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। लार्ज एरिया को मूव अराउंड करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, तो अगर वो नहीं करेंगे, हाई अमाउंट ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट इंडिकेट दैट इकोसिस्टम इज हेल्दी। तो अगर एलिफेंट्स नहीं है उस फॉरेस्ट के अंदर, मर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर सफिशिएंट फूड ही नहीं है, क्योंकि एलिफेंट्स को तो बहुत फूड चाहिए होता है। तो एब्सेंस ऑफ एलिफेंट्स ये इंडिकेट करता है कि ये इकोसिस्टम हेल्दी नहीं है। तीसरा जो टर्म हम यूज करते हैं वो है फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज वो होती है जिसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है बाकी स्पीशीज को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि उसको कंजर्व करने के लिए लोग पैसा लगाना चाहते हैं, वो बहुत फ्लैम्बॉयंट स्पीशीज है, ठीक है। जैसे टाइगर को कंजर्व करने के लिए हम बहुत पैसा लगा सकते हैं, तो जो कि इकोलॉजिकली, कल्चरली, इमोशनली सिग्निफिकेंट होती है इन द सोसाइटी। तो द स्पीशीज which are इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली तो इम्पोर्टेंट है ही है, कल्चरली इम्पोर्टेंट है, यानी लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, लोग बहुत केयर करते हैं उस स्पीशीज के लिए, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं लोग, इमोशनली लोग देखते हैं कि हाँ, अगर कोई प्लांट स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो रही है तो आप शायद उससे इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा एनिमल है, छोटा मोटा सा, अगर मान लेंगे एंड्स की स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो रही है, रैट्स की, तो यू वुड नॉट केयर दैट मच। बट इफ somebody tells you कि this particular bear which looks really beautiful will get destroyed if you don't conserve it, या tiger will disappear, तो आपको बहुत दुख होगा। तो वो इमोशनल कनेक्शन भी बनता है, ठीक है। इमोशनली सिग्निफिकेंट है सोसाइटी में, सिग्निफिकेंट इन सोसाइटी। तो ऐसी स्पीशीज को फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उन स्पीशीज को हाईलाइट करती है कंजर्वेशन के नाम पे। अब उस स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए पूरे एरिया को कंजर्व किया जाता है, तो बाकी सब स्पीशीज भी कंजर्व हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइगर। तो टाइगर कंजर्वेशन के नाम पे कई सारे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा चुका है, कि टाइगर का नाम दिया जाता है, लेकिन टाइगर को सिर्फ कंजर्व नहीं किया जा रहा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कंजर्व हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगली कैटेगरी जो आती है एक
फोर्थ वो है इंडिकेटर स्पीशीज। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आज होपफुली व्हाट्सएप ग्रुप्स में नोट्स भेज दूंगा, तो आई होप सब लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स। मैं अगर नहीं किए हुए हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, टीम्स ऐप पे ही मैं वहाँ भी शेयर कर दूंगा आपसे, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो। इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती हैं, ठीक है, जो कि सेंसिटिव, वो इतनी सेंसिटिव है कि उसमें अगर वेरिएशन आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि पूरा इकोसिस्टम डिटरमाइन हो रहा है, यानी क्लाइमेट कंडीशंस के अगेंस्ट बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी क्लाइमेट में चेंज आएगा तो वो चेंज हो जाएंगी, तो सबसे पहले वो बता देती हैं कि ये इकोसिस्टम खतरे में है, ठीक है। तो विच आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन क्लाइमेट, सेंसिटिव टू वेरिएशन या वेरिएशन या चेंज, कुछ भी बोल लो, इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो क्विकली चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कोई सा भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में या रेनफॉल में चेंज आ रहा है या लाइट में चेंज आ रहा है, किसी भी तरह की चीज़ में अगर चेंज आ रहा है तो ये स्पीशीज सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगी, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए। ये होती हैं आपकी इंडिकेटर स्पीशीज। तो कुछ केस स्टडीज हैं, इनके बारे में आपको खुद पढ़ना है, आज टाइम नहीं है इतना डिस्कस करने का। कुछ केस स्टडीज हैं, जस्ट ये आपके लिए होमवर्क है, इनके बारे में आपको खुद से पढ़ना है, और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगी या क्वेरीज होंगी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टीम्स ऐप, आई विल रिप्लाई टू देम। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है। इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो क्या है, कब शुरू हुआ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइगर स्पीशीज थे, कितने टाइगर इंडिविजुअल्स थे, कितने टाइगर को प्रोटेक्ट करा, करंटली क्या सिचुएशन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में लिखने के लिए आंसर, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। प्रोजेक्ट वल्चर, वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। साइलेंट वैली मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली मूवमेंट। तो प्लीज read about these topics, these are important from the exam point of view। ये सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं है, तो मुझे से एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सेव वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट्स, सेव वेस्टर्न, मैं आपको भेज दूंगा उस टॉपिक के अंदर, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं पहले, मूवमेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इस चैप्टर के अंदर, इतना ही करेंगे हम। ये जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में अगर ब्रीफली नेक्स्ट क्लास में टाइम मिला तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। आई डोंट थिंक दीज आर जस्ट स्टोरीज दैट यू हैव टू रीड, बट दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम केस स्टडी। प्लीज रीड देम ऑन योर ओन। So I will take some questions for now. Koshi, send me a message on chat, so I'll add you on the WhatsApp group. ये सारे जितने भी अभी तक चैप्टर कराए हैं फर्स्ट 4, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे आज, और जो नहीं है वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको टीम्स ऐप पे सेंड कर दूंगा, या फिर
और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए लिंक भेज दूंगा। Yes, there is Ranthambore in Rajasthan, Vivek. Thank you so much. I was not able to remember the name. Thank you. Ranthambore is a great example where there are a lot of tigers and it has been used. Ranthambore is there जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन के नाम पर बहुत सारी स्पीशीज को कंजर्व किया गया है। और थैंक यू विवेक सर, प्लीज शेयर द लिंक। हाँ, ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। प्रतिभा राज, जो लोग भी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एडिड नहीं है, एक बार पर्सनल चैट पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, इसी ग्रुप इसी में टीम्स ऐप पर ही, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं अगर कोशिश करता हूँ मैं अभी पब्लिश कर देता हूँ व्हाट्सएप का लिंक जो है। प्लीज होल्ड ऑन, एग्जिट मत करिए अभी, मैं अभी व्हाट्सएप का लिंक पब्लिश कर रहा हूँ। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें। ठीक है, I think that's it from my side. Thank you so much for listening. I'll see you in the next class.